हाँ तो बच्चों, आज एक बार फिर से एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित में आपका स्वागत है। कल आपको प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन का हल बताया गया था। आज हम उसी प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन हल करने चल रहे हैं। ध्यान से इसको देखिए। सभी छात्र अपना किताब अपने सामने रखें, जिससे क्वेश्चन पढ़ने में उनको दिक्कत ना हो और प्रश्न समझने में भी ना कोई दिक्कत हो। चलिए अब चलते हैं। पहला तीसरे सवाल दिया गया है। तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड वित्त द्वारा निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपका तीसरा सवाल है, जिसमें दिया गया है 3 खंड दिए गए हैं। इसमें एक दिया गया है 12, 15 और 21, दूसरा दिया गया 17, 23 और 29, तीसरा दिया गया है आपका 8, 9 और 25। अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड वित्त द्वारा एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो आइए हम चलते हैं। इसका तीसरा खंड ले रहे हैं, बाकी सब उसी तरीके से आप लगाएंगे। कल बताया भी गया था आपको इसके बारे में। चलिए देख रहे हैं। फिर यहाँ पर 8 है, तीसरा खंड हम ले रहे हैं। तीसरा खंड हमारा क्या है 8, 9 और आपका दिया गया है 25 दिया गया है। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 बराबर हो गया आपका 2 × 2 × 2 और उसके बाद 9 के अभाज्य गुणनखंड आपके क्या प्राप्त हो रहे हैं 3 × 3। 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहे हैं आपके 5 × 5। इस प्रकार से 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ और 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 और 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका 5 × 5। अब हमें एचसीएम निकालना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कोई गुणनखंड हमारा सर्वनिष्ठ नहीं मिल रहा है। इसमें 2 है तो इसमें 3 है तो इसमें 5 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हम निकालते हैं, जितनी भाज्य संख्याएं दी रहती है सही भाज्य संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसमें देखते हैं जो सर्वनिष्ठ होता है, कहने का मतलब सब में कॉमन होता है, वही हमारा मासा होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए अगर हम इसके आगे 1 लिख दें तो 1 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं तो 1 × 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं 1 × 5 × 5, क्योंकि एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो वो संख्या हमारा वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 दिया गया है तो 1 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने 8। कहने का मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं या 1 का गुणा करते हैं तो स्वयं हमारी वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब आइए एचसीएम निकालना है हमें। तो देखिए इनमें जो आपका दिया गया है यहाँ पर, यहाँ 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर अन्य कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। अन्य कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब यहाँ केवल अगर देखते हैं तो केवल एक ही है जो सब में मिल रहा है, बाकी कोई संख्या इसमें आप में अभाज्य गुणनखंड में नहीं मिल रही है। तो 1 को छोड़कर अन्य कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए आप क्या लिखेंगे HCF 8, 9 और 25 = कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो ये आपका एचसीएफ निकल गया। इसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। फिर चले जा रहे हैं एलसीएम 8, 9, 25 बराबर। अब एलसीएम क्या होता है अभी कल बताया गया है आपको।
इसके पहले जो चैप्टर लगवाया गया, पहले दूसरे सवाल में आपको एलसीएम भी बताया गया था, एचसीएफ भी बताया गया था। एलसीएम सभी अभाज्य जो कहने का इतनी संख्याएं दी रहती हैं, जितने प्रकार से दी रहेंगी उनका जो अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा उसमें सर्वोच्चम जो घात होती है, कहने का मतलब सब मिलाकर होता है, आप जानते हैं जो सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 2 है, 2 इसमें कहीं नहीं है, तो 2 कितनी बार सर्वोच्चम है? 3 बार है, तो इसको पूरा लिख दिया गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। और उसके बाद इसमें देखते हैं 3 है, गुणे 3, 3 किसी में नहीं है, लेकिन 3 मैक्सिमम बार कितना है? 2 बार आया है, तीनों में देखते हैं, तो 3 गुणे 3 हो गया। इस प्रकार से 25, ये भी हो जाएगा आपका 5 गुणे 5। तो एलसीएम आपका क्या निकला? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। एलसीएम अभी कल आपको बताया गया है। एलसीएम जो होता है सभी भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जब किया जाता है, जो उसकी सर्वोच्चम घात होती है जिस संख्या का, उसी को हम ले लेते हैं सभी गुणनखंडों को देख करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दिया कितना हो गया आपका? 72, और 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 25। अब इसको हम गुणा कर दे रहे हैं, 72 को 25 से हम गुणा कर दे रहे हैं, तो 25 दूना 50 के 0 हो गया, और 25 सत्ते 175, और उधर 5 आया था तो कितना हो जाएगा? 180। इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना निकला? 1800। तो ये आपका तीसरा खंड लगाया गया है, तीसरे का तीसरा खंड। बाकी 2 खंड जो है स्वयं इसी प्रकार से कीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इस प्रकार से आपका एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। हाँ, तो अब आइए चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया गया है, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका लिख दिया गया, जो इसमें दिया क्या दिया गया है? एचसीएफ 306,657 बराबर 9। पहली संख्या इस्तेमाल ए मान लिया गया, पहली संख्या इस्तेमाल ए बराबर कितना है? 306, और दूसरी संख्या इस्तेमाल बी बराबर कितना दिया गया? 657 दिया गया। निकालना क्या हमें है? एलसीएम, यानी कहने का मतलब 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो कल आपको बताया गया था फार्मूला क्या बताया गया था? फार्मूला ये बताया गया था कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने ये भी बताया गया था, अगर इसमें से 4 दिया गया, इसमें ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, तो एलसीएम निकालेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा आपका हो जाएगा मासा हो जाएगा, मासा का मतलब एचसीएफ हो जाएगा। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? 306,657। तो इसलिए सीधा लिखेंगे एलसीएम 306,657 बराबर हो जाएगा ए गुणे बी बटा क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ 306,657, 306,657। ये पहली संख्या दूसरी संख्या है इसमें। देखिए तो पहली संख्या हमारी कितना है? 306 गुणे 657 बटा क्या दिया गया है? एचसीएफ, एचसीएफ दिया गया है कितना है? 9 है। अब इसको 306 गुणे 657 बटा कितना हो गया आपका? 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये इस पार्ट को हम ऊपर ले चल रहे हैं, इस पार्ट को हम ऊपर ले चल रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 306 गुणे 657 बटा 9 है, तो 9 के अंदर 9 हो गया, और इसको जब काटेंगे तो 9 तिरिक 27 और 3 हासिल बच गया, 9 चौक 36, 34 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये आपका जो एलसीएम 306,657 बराबर क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 34 गुणे आपका आ जाएगा
57। अब इसका हम तो गुणा करेंगे, 34 को 6 से 57 से गुणा करेंगे तो गुणा हमारा आएगा 22,338। ये आपका आएगा 22,338। ये आपकी एलसीएम हो गई, ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम का फिर एक बार समझा दे रहे हैं आपको। एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया किताब में, और निकालना है एचसीएफ दिया गया है आपका, और हमें निकालना क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम जब ज्ञात करना है कहने का मतलब हम जानते हैं दो संख्याएं दी गई, संख्याएं ही आपका 306 गुणे 306 का 657। तो इस प्रकार से एचसीएफ बराबर लिख दिया गया। पहली संख्या a बराबर 306 होगी, दूसरी संख्या b बराबर 657 हो गया। एलसीएम 306 का 657 का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आप फार्मूला जानते हैं, बताया गया है कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा क्या होता है, एचसीएफ होता है। उसी का प्रयोग करके ये आपका एलसीएम निकाल दिया गया। एलसीएम कितना आ गया, 22,338 आ गया। हाँ, तो आइए आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है आपका। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, स्मॉल n लिखा गया है, स्मॉल n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सभी लोग अपने बुक अपने सामने रखेंगे तभी क्वेश्चन देखकर समझ पाएंगे। और उसके बाद यही पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसको हल कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या बन रहा है, 2 गुणे 3 होल्डा पावर कितना लिखा गया है, स्मॉल n लिखा गया, क्योंकि घात इसकी कितनी थी, n थी। 2 3 6, तो 2 गुणे 3 के पावर क्या हो गया आपका, n हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम क्या देखते हैं, जब कोई प्राकृतिक संख्या, हम क्या जानते हैं, जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, कहने का मतलब जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब कोई हम जानते हैं कि जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर, जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसे हम किस रूप में लिखते हैं, तो उसके अभाज्य गुणनखंड, किस रूप का होता है, 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। देखिए यहाँ पर 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया गया है, 2 गुणे 3 के पावर n हो गया, 2 3 अच्छा होगा। आप जानते क्या है, इसको पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी अभाज्य करें प्राकृतिक संख्या शून्य पर कब समाप्त होगी, जब 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। तो यहाँ हम जानते हैं क्या कि जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, कहने का मतलब तो उसके अभाज्य, यहाँ पर उसके लिखा है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। लेकिन ये जो आपकी संख्या दी गई है 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 तो है लेकिन 3 के यहाँ पर 5 के स्थान पर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। इसलिए अतः सीधा इसका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, यही आपका आंसर होगा, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी।
तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया, 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का आपका जो 5वां सवाल दिया गया किताब में, देखिए, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये सवाल आपका 5वां लगाया गया। ये सवाल नंबर आपका है 6। ये सवाल नंबर आपका 6 है, 5वां तो लगाया ही गया आपका। 6वां सवाल दिया गया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? ये आप किताब देखिए, सवाल नंबर 6 लिखा गया है। क्या से लिखा गया है? जांच कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये सवाल नंबर 6 है, किताब में देखिएगा, लिखा गया है। अब हल कर रहे हैं। हल क्या कर रहे हैं हम? माना x बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 हो गया। आपका जो संख्याएं दी गई थी पहले उसको लिखा गया। बराबर यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें कि 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 कॉमन ले लिया गया तो अंदर आपका बच रहा है 7 गुणे 11 प्लस 1 बच रहा है। फिर 13 कॉमन है, 11 7 77 और प्लस 1, 13 77 1 कितना होता है? 78 होता है। 13 गुणे 78 लिख दिया गया। जब यह लिखा गया तो पाया क्या गया कि अतः यह एक क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इस अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड भी हैं। अब इसी प्रकार माना अगली जो संख्या दी गई थी, क्या मान लिया गया? इसी प्रकार माना y बराबर, जो अगली संख्या इसमें दी गई है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये लिख दिया गया। यहां से देखते हैं दोनों में 5 था तो 5 कॉमन ले लिया गया। तो 5 जब कॉमन लिया गया, अंदर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, यहां से 5 हट गया, यहाँ भी से 5, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया गया। और जब 5 कॉमन है आपका, 7 6 42, 42 चौक को 168, फिर गुणे 3 दूनी 6 और गुणे 1 बराबर क्या हो गया? 6। छोटी संख्याओं में लिख दिया गया, इसे गुणा करने में आपको आसानी हो। प्लस 1, इस प्रकार से 5 कॉमन है, 5 कॉमन हो गया। 168 को 6 से गुणा किया गया तो 1008 आ गया और प्लस 1, 1008 में 1 जोड़ दिया गया तो क्या आ गया आपका? 1009 आ गया। और 5 कॉमन था, काम गुणा था, तो y बराबर 5 गुणे 1009 आ गया। अब आप इसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे, जो लोग देख रहे हैं और लोग, ये जो लिखा गया है इसी प्रकार इसमें भी आपको लिखना है। क्या लिखना है? अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? लास्ट में दिखाएंगे इसमें। अतः 7 गुणे, जो किताब में लिखा गया है, जांच कीजिए छोड़ करके वही लिख देना है कि अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अपने बुक का 7वां सवाल देखेंगे। सबके पास बुक होगा, बुक देखिएगा तभी समझ में आएगा। 7वां सवाल इसमें लिखा गया प्रश्नावली 1.2 का, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, जब रवि एक चक्कर लगाता है तो उसको कितना लगता है? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कहने का मतलब है दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब देखिए ध्यान से, एक चक्कर में सोनिया कितना समय लगाती है? 18 मिनट लेती है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक चक्कर में सोनिया
18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। कहने का मतलब एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि एक चक्कर में कितना लेता है? रवि एक चक्कर में कितना समय लेता है? 12 मिनट। रवि एक चक्कर में कितना समय लेता है? 12 मिनट लगाता है। 12 मिनट लगाता है, 12 मिनट लगाता है। ये प्रश्न के अनुसार दिया गया आपको। प्रश्न में है कि सोनिया एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 18 मिनट लेती है और जबकि रवि के चक्कर में कितना लगाता है? 12 मिनट लेता है। एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 12 मिनट समय लेती है और सोनिया 18 मिनट के समय लेती हैं। और हमें निकालना है कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद? तो वह दोनों एक ही स्थान पर, देखिए क्या निकाला जाएगा इसका? ये लासा ही निकलेगा। एलसीएम निकाल देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? वह दोनों एक ही स्थान पर, वह दोनों एक ही स्थान पर क्या निकाल देंगे हम? देखिए ध्यान से, एलसीएम 18, 12, एलसीएम 18, 12 मिनट के बाद मिलेंगे। मिनट के बाद मिले, मिनट के बाद क्या करेंगे? मिलेंगे। अब हम इसका एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम बेटा? एलसीएम 18, 12, एलसीएम 18, 12 निकालना हमें है। बात समझ आ रही है? निकालेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, अब हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालते हैं इसको। 18 बराबर क्या देखते हैं हम? 2 गुणे 3 गुणे 3। 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 2 3 छात्रिक 18 हो गया। और 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ आपका 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसलिए एलसीएम 18, 12 बराबर, आप जानते हैं लासा जो सबसे उच्चतम घात होती है। कहने का मतलब जितने भी संख्याएं दी रहेंगी, भाज्य संख्याएं दी रहेगी, उनका हम गुणनखंड करेंगे। सभी संख्याओं का अलग, जैसे यहाँ पर 2 प्रकार से संख्याएं 18, 1, 12 है, इनका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किया गया 2 प्रकार से है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, इनका अभाज्य गुणनखंड कितना बना? 2 गुणे 2 और गुणे 3 बना आपका। तो इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले लीजिए 2 इसमें 1 बार है और इसमें कितना बार है? 2 बार है। तो मैक्सिमम बार ले आते क्योंकि ये उच्चतम घात ली जाती है। तो इसलिए जो सबसे अधिक बार होता है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार सबसे अधिकतम बार आया है? 2 बार आया है। इसलिए 2 को 2 बार लिखा गया। 3 देख रहे हैं, इसमें 2 बार है, इसमें कितनी बार आया है? 1 बार आया है। लेकिन हम उच्चतम लेते हैं तो यहाँ पर जो सबसे अधिक है उसी को लिया जाएगा। तो 3 गुणे 3 2 बार है, इसलिए 3 गुणे 3 2 बार लिया जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया कितना आ गया आपका? 36 आ गया। अब इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपके बेटा? 36 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों एक ही समय, ये दोनों कितने समय बाद? 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका आंसर हो गया। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली प्रश्नावली को फिर दोबारा आपको लगवाया जाएगा। प्रश्नावली 3 अगली बार। आप इस वीडियो को बढ़िया से समझिए। दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, कहीं भी दिक्कत हो। और सवाल भाई देखिए, आप लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो आपको किताब की अति आवश्यकता है। किताब को आवश्यक है, कहने का मतलब किताब अपने सामने रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन छोटे रहते हैं उसको तो हम इस पे लिख देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बड़ा है उसको लिखने में समय लग जाता है। इसलिए किताब सामने रखिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसको देखिए, उसके बाद फिर सवाल आप लगाइए। इस प्रकार से है। जय हिंद।